तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एमएलटी की यूनिट 3, ठीक है, मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स की यूनिट 3। तो इसमें मैं क्या कराऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा जो थ्योरी बेस्ड पे है, ठीक है। इसमें एक आता है आपका ID3 एल्गोरिदम, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस जाता है न्यूमेरिकल। तो यदि वो क्वेश्चन आता है तो वो आप ऑप्शन में उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मैं क्या करवाऊंगा कवर, इसमेन थ्योरी, जितनी भी थ्योरी आपकी रिलेटेड है वो मैं कवर करवा दूंगा। एक न्यूमेरिकल हम लोग KNN पे देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये KNN वाला न्यूमेरिकल आसान है, तो ये मैं आपको करवाऊंगा। ये इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग करवा दूंगा, ठीक है। केस बेस्ड लर्निंग भी हो जाएगी आपकी इसमें क्लियर, ठीक है। जो ये यूनिट 3 में दो पार्ट में है हमारा डिवाइड यूनिट। एक तो आपका डिसीजन ट्री आता है पहले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में आता है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो आपको ये जो सेकंड पार्ट है वो तो पूरा कवर है इसमें, लेकिन डिसीजन ट्री वाले का ID3 एल्गोरिदम बहुत लंबा एल्गोरिदम है, और उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो इसी वजह से वो आप अगर आता है तो उसकी सिर्फ एल्गोरिदम लिख देंगे। एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन गेन उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसकी आप मन करे तो क्या करेंगे, फार्मूला लिख के और डिस्क्राइब कर देंगे, और एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा कुछ, ठीक है। 7 में से आपको 5 या 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले में हम लोग देख लेते हैं इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग क्या होता है, ठीक है। तो एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग अप्रोच, ठीक है, वेयर द मॉडल डज नॉट लर्न बिल्ड रूल्स, लर्न या बनाता, रूल्स नहीं बनाता, और फार्मूला ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मॉडल लर्न्स और स्टोर ऑल ट्रेनिंग इंस्टेंस इन मेमोरी एंड यूज नियरेस्ट सिमिलर डेटा या इंस्टेंस फॉर प्रेडिक्शन ऑफ न्यू डेटा। अब मैं सिंपली से इसका मीनिंग समझा देता हूँ आपको कि क्या करते हैं हम मशीन लर्निंग में, मॉडल को लर्न करते हैं, मॉडल को सिखाते हैं किसी मशीन को, ठीक है। मशीन को हम लोग सिखाते हैं कोई चीज़, ठीक है। तो मशीन इसमें इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में क्या अप्रोच है कि मशीन जब हम लोग सिखाते हैं उसको ट्रेनिंग डेटा से, तो वो क्या करता है कि वो नए रूल सीखने की वजह, मतलब अपना दिमाग लगाने की वजह, वो क्या करता है, रट्टा मार लेता है, ठीक है। जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है। कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है कि जैसे ये KNN इसी में एल्गोरिदम है, तो वो न्यूमेरिकल एक आता है कोई एगेटिव में, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट क्या करता है कि वो KNN के मेथड को नहीं समझ रहा है, KNN के रूल क्या है वो नहीं समझ रहा है। वो क्या करेगा, KNN के क्वेश्चन को ही रट्टा मार ले रहा है, समझ गए क्या कहना चाह रहा है इसमें, कि वो KNN के न्यू लर्न बिल्ड रूल्स, मतलब वो नहीं सीखता नया रूल या उसका नियम नहीं सीख रहा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही रट्टा मार ले रहा है। और जब एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वही वो क्या करेगा, उसी के रिलेटेड चिपका के आ जाएगा, भले उसके सॉल्यूशन सही ना हो, पर वही क्वेश्चन से रिलेटेड वो अपना छाप के आ जाएगा, कहेगा कि कुछ तो नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इसका इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में भी वही होता है कि मॉडल नए रूल ट्रेनिंग डाटा में नहीं सीखता, मतलब वो कैसे काम हो रहा है ये नहीं सीखता है। वो क्या करता है कि सिमिलर डेटा को स्टोर कर लेता है और याद कर लेता है। मॉडल लर्न्स और स्टोर्स ऑल ट्रेनिंग इंस्टेंस या डेटा को, ठीक है, इन मेमोरी। और क्या करता है, जब नया क्वेश्चन आता है या नया चीज़ आता है, तो वो सिमिलर डेटा के आधार पे क्या करेगा, प्रेडिक्शन कर देगा कि मतलब ये इस चीज़ से रिलेटेड है, मैं यही छाप देता हूँ, ठीक है। तो वो मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल दे दिया कि स्टूडेंट क्या करेगा, एल्गोरिदम या क्वेश्चन को वो रूल नहीं समझेगा, क्या करेगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही रट्टा मार लेगा, और जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो क्या करेगा, पूरा क्वेश्चन उसी से नियरेस्ट जो मिलेगा लगभग लगभग उसको छाप के आ जाएगा। कई सारे क्वेश्चन मान लीजिए रट्टा मार लिया उसने, रूल नहीं सीखा एक भी, और रट्टा मार लिया कई सारा क्वेश्चन। अब जौन सा क्वेश्चन कोई सा आया नया क्वेश्चन पेपर में, तो वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड या उसके पास वाली वैल्यू देखेगा कि हाँ ये तो सिमिलर है, ऐसा डेटा दिया था उसमें, तो वो क्या करेगा, वो इसी क्वेश्चन को उतार आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग इज ML अप्रोच, ठीक है। इसी को डेफिनेशन या तो आप ऐसे लिखें या तो बुलेट पॉइंट में लिखें, ठीक है। तो ML अप्रोच है, द मॉडल नॉट लर्न एनी रूल और फार्मूला ऑफ ए ट्रेनिंग टाइम, ठीक है। जो हमारा मॉडल होता है वो ट्रेनिंग टाइम पे कोई रूल या फार्मूला नहीं सीखता। मॉडल स्टोर ऑल ट्रेनिंग डेटा इन मेमोरी, क्या करता है, वो पूरा डेटा को अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है, ठीक है।
मेक प्रेडिक्शन व्हेन न्यू डेटा अराइव्स। हाँ, जब नया डेटा अराइव होगा तो वो कैसे प्रेडिक्शन करेगा, द न्यू डेटा इंस्टेंस या डेटा एक ही बात है, कंपेयर्ड विथ सिमिलर स्टोर डेटा। ठीक है, जो नया डेटा है, जो नया क्वेश्चन आएगा उसको क्या करेगा, पुराने वाले स्टोर डेटा से मैच करेगा। मतलब अगर सिमिलर है उसके जैसा ये तो क्या कर देगा, ये प्रेडिक्शन कर देगा। ठीक है, डिस्टेंस और सिमिलैरिटी मेजर करेगा। मतलब डिस्टेंस, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस के बेस पे, हमने तो वो रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देगा क्वेश्चन के रूप में, लेकिन ये तो क्या है, डिस्टेंस और सिमिलैरिटी के मेजर के हिसाब से ये प्रेडिक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, रूल या नियम नहीं सीखता है। ठीक है, मतलब रूल नहीं सीखेगा ना नियम सीखेगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है इसका, वो डायरेक्ट क्वेश्चन रट्टा मार रहा है, मतलब अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा है सॉल्यूशन उसका। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कहा जाता है, ऑल्सो नॉन एज लेजी लर्निंग। लेजी लर्निंग कहा जाता है, मतलब कि ये रूल या उसका मेथड नहीं सीख रहा है, डायरेक्ट रट्टा मार ले रहा है। ठीक है, तो ये आपके कई सारे KNN का वो दिखा देता हूँ मैं। KNN का यहाँ पे एक और एग्जांपल, ये मैंने पहले नोट्स बनाया था लेकिन उधर ज़्यादा आसानी में मैंने लिख दिया। ठीक है, तो क्या है, इमेजिन यू हैव अ डेटा सेट स्टूडेंट विथ मार्क्स एंड ग्रेड। ठीक है, when a new student mark come, the algorithm looks for similar marks in memory and assign the grade based on their नियरेस्ट वन। मतलब एक और एग्जांपल है आपका कि मान लीजिए कि वो कई सारे बच्चों का आपके में से कॉलेज में या कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उनका मार्क्स और ग्रेड ले लिया। ठीक है, स्टोर कर दिया अपनी मेमोरी में। अब कोई नए बच्चे का यदि कोई मार्क्स देगा कि वो कहेगा इसका मार्क मैं दे रहा हूँ तुम्हें और ग्रेड बताओ, तो वो क्या करेगा, सिमिलर चेक करेगा कि इसके आसपास किसका मार्क है, उसी के आधार पे अगर मान लीजिए उसका नंबर है 757 है। ठीक है, नया डेटा का, और वो ट्रेनिंग डेटा में जो कई सारे क्लास के लड़के हैं उसमें दिया है 750 का दिया है और 780 का दिया है, और नीचे भी कई सारा दिया है, इधर भी कई सारा दिया है। तो इसमें देखेगा बेस्ट मैच कौन कर रहा है, तो ये 57 वाला, ये 50 वाला इसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसे ग्रेड ए मिला है, इसे मान लीजिए ए मिला है, इसे मान लीजिए बी मिला है, इसको बी मिला है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये नए वाला डेटा को क्या कर देगा, बी वैल्यू दे देगा। वो रूल नहीं सीखेगा कि ये कैसे परसेंटेज निकाल के ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं। वो क्या करेगा कि इसी के बेसिस पे मैच करेगा कि डिस्टेंस सिमिलर कौन सा मैच कर रहा है, उसे वो असाइन कर देगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वही लिखा है जो पीछे मैंने समझा है। लेजी लर्निंग होता है, मेमोरी बेस्ड होता है, सिमिलैरिटी बेस्ड प्रेडिक्शन होता है, लोकल अप्रॉक्सीमेशन होता है। ठीक है, डिसीजन इज मेड लोकली अराउंड न्यू इंस्टेंस। ठीक है, वही बता रहा है कि डिसीजन उसके अराउंड, उसके आसपास वाले डेटा को मैच करके ले लिया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एल्गोरिदम होती हैं, कई सारी एल्गोरिदम होती हैं। KNN मोस्ट कॉमन। ठीक है, दूसरी होती है जो मोस्ट कॉमन यूज की जाती है वो KNN होती है, के नियरेस्ट नेबर इसको कहा जाता है KNN को। और दूसरी क्या होती है, LWR लोकली वेटेड रिग्रेशन होती है। तीसरा होता है केस्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तीसरा क्या होता है, केस्ट बेस्ड लर्निंग होता है। ठीक है, इसका आपका ये हो गया आपका इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। अब इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में आप क्या करेंगे, ये डायग्राम बना के आएंगे। ठीक है, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में आप क्या करेंगे, ये डायग्राम बना के आएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक ग्रुप बना गया, दूसरा ग्रुप ये है। ठीक है, अब मेरा एक नया डेटा आ जाता है, ये मान लीजिए ये नया डेटा है। ठीक है, अब मेरे को मॉडल को प्रेडिक्ट करना है कि ये क्या है, मतलब ये इस वाले ग्रुप का है या इस वाले ग्रुप का है। तो वो क्या करेगा, जो पहले से स्टोर डेटा है, इन सब का स्टोर डेटा, इसमें क्या करेगा, इसको मैच करेगा। ठीक है, इससे किससे मैच करेगा, मैच तो हो ही नहीं रहा है। तो वो क्या करता है कि एल्गोरिदम कई सारी हैं हमारी, जैसे कि ये KNN है या लोकली वेटेड रिग्रेशन है या केस्ट बेस्ड लर्निंग है, तो तीनों तो वही देखेंगी, मतलब प्रीवियस जो डेटा स्टोर है उसी के बेस पे बताएंगे कि ये क्या है। तो ये क्या करती हैं कई सारी, यहाँ पे मैंने बताया था कि डिस्टेंस और सिमिलैरिटी मेजर करती हैं। मतलब जो रियल वर्ल्ड का एग्जांपल तो वो मार्क्स और वो क्वेश्चन वाला हमने लिया था, लेकिन ये एक्चुअल में क्या करती हैं, डिस्टेंस ले लेती हैं, डिस्टेंस मेजर करती हैं। जैसे ये मान लीजिए इसके चारों तरफ एक गोला बना दे रहे हैं हम लोग, और गोला बना के देख ले रहे हैं कि किससे इसका पास डिस्टेंस है। ठीक है, अब इससे गोला बना दिया हमने। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें एक तो इसका स्टार का आ रहा है और इसके आसपास जो आ रहा है ये 3 या 4, ये 3 मान लीजिए इसके आ रहे हैं ट्रायंगल के। तो ये क्या करेगा कि जो भी नियरेस्ट, मतलब जो भी मेजॉरिटी होंगी ज़्यादा, मान लीजिए इसके ज़्यादा पास है, ये इसका एक ही मैच हो रहा है, इसके 3 मैच हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो ज़्यादा मैच हो रहा है या डिस्टेंस जो पास है उसके आधार पर क्या करेगा, ये
डिसीजन ले लेगा और ये डिसाइड कर देगा कि ये क्या होगा हमारा न्यू डेटा। वो क्या था कि एक ट्राइंगल था, ठीक है। ये डाटा हमारा न्यू डेटा बी पॉइंट्स असाइन टू कैटेगरी बी, इसको ये कैटेगरी असाइन हो गई, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना देना एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये वर्क्स कैसे करता है। ये तो हमने देख लिया, स्टोर ट्रेनिंग डेटा व्हेन एवर न्यू डेटा अराइव्स फॉर प्रेडिक्शन, चेक सिमिलरिटी या डिस्टेंस चेक करता है और चूज सेलेक्ट नियरेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर प्रेडिक्शन। ये हो गया आपका कि इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग ख़त्म, ठीक है। अब आता है इसमें कि इसमें ये भी आ सकता है आपका क्या डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। तो ये क्या होता है, सिंपल इजी इम्प्लीमेंटेशन होता है एडवांटेज में। नो एक्सप्लिसिट मॉडल ट्रेनिंग, मतलब इसमें मॉडल को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है वैल्यू को, वो रूल नहीं सीखता, मतलब, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी होती है, मेमोरी एफिशिएंसी होती है, ठीक है, फॉर स्मॉल डेटा सेट, ठीक है। मतलब अच्छा होता है स्मॉल डेटा सेट के लिए, लेकिन जब बड़ा डेटा सेट आएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या होगा, हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है इसमें। स्लो प्रेडिक्शन टाइम है, सेंसिटिव टू नॉइस डाटा, ये सेंसिटिव होता है नॉइस डाटा, मतलब बहुत डेटा में कुछ गड़बड़ी मतलब होती है तो उसके लिए सेंसिटिव होता है। डिफ़िकल्ट टू हैंडल लार्ज डेटा, ठीक है। ये हो गया आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं KNN की। इस पर आपका एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, पिछले 3-4 सालों में 2 बार इस पर न्यूमेरिकल आ चुका है एक में, ठीक है। KNN नियरेस्ट नेबर इज अ टाइप ऑफ इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। हमने देखा कि वो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के 3 टाइप थे, KNN था, LWR था और एक था केस बेस्ड लर्निंग था, ठीक है। तो ये KNN इसका टाइप है, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है। ये क्या है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जो किस लिए यूज की जाती है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए यूज की जाती है। इट क्लासीफाई न्यू डेटा बेस्ड ऑन मेजॉरिटी क्लास, ठीक है। तो ये सेम वही आप जो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग का ये टाइप ही है, तो इसमें भी सेम वही रूल होंगे फॉलो। तो मतलब ये क्या करता है, क्लासीफाई न्यू डेटा को क्लासीफाई करता है बेस्ड ऑन मेजॉरिटी क्लास, मतलब ज़्यादा जो पास होती है डिस्टेंस के बेस पे, या ज़्यादा जो हमने अभी इसमें एग्जांपल में देखा कि ये ज़्यादा जिसके पास थी या ज़्यादा जिसके साइड में ज़्यादा ये हैं तो इसके बेस पे करेगा या डिस्टेंस के बेस पे करेगा। तो ये KNN में भी आप बना सकते हैं ये वाला है, ठीक है। और ये डायग्राम अगर KNN पूछता है तो KNN में एल्गोरिदम पूछता है तो ये डायग्राम आपको बनाना ही है, ठीक है। फिर क्या है, क्लासीफाई न्यू डेटा बेस्ड ऑन मेजॉरिटी क्लास ऑफ इट्स केयर नियरेस्ट नेबर इन ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है। ये हमने देख लिया कि उसके आधार पे क्या करता है, न्यू डेटा को प्रेडिक्ट कर देता है कि ये कौन से ग्रुप में जाएगा। और इसके लिए मेन क्या है, ये क्या है, एक सिलीडियन डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये सिलीडियन डिस्टेंस फार्मूला है, मेनली ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है जो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि ये कुछ ऐसे होता था ना कि ये 1 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने के लिए आता है, जैसे x हो गया, ये y हो गया। तो क्या हो गया ये कि इनके बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये यहाँ पे क्या होगा, ये एक पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, x1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका पॉइंट क्या होगा, ये क्या होगा, x2 होगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, y2 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता था, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या होता था प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर इसका पूरे का क्या हो जाता था, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता था 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो सिंपली यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इस KNN में, ठीक है। तो KNN का डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं और एडवांटेजेस देख लेते हैं। क्या है, स्लो फॉर लार्ज डेटा सेट, हाई मेमोरी यूजेस, सेंसिटिव टू इरेलीवेंट डेटा एंड स्केल्ड फीचर, ठीक है, स्केल्ड फीचर। चॉइस ऑफ K एंड डिस्टेंस मैट्रिक अफेक्टेड एक्यूरेसी, ठीक है। ये अफेक्ट कर सकता है एक्यूरेसी को, जब हम इसमें क्या करना होता है, चॉइस ऑफ K को चूज करना होता है, ये कि हम अपने हिसाब से K ले लेते हैं कि मतलब कितने, जैसे नियरेस्ट, मैं अभी एग्जांपल्स आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा K क्या है, मतलब कैसे चूज कर रहे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल एंड इजी, नो ट्रेनिंग फेस रिक्वायर्ड, वर्क वेल विथ स्मॉल डेटा सेट, इफेक्टिव फॉर मल्टी क्लास प्रॉब्लम। सिंपली जो आपको केस बेस्ड में पढ़ना है या इसमें पढ़ना है या जो लोकली वेटेड में केस बेस्ड लर्निंग में, तीनों में आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेम ही मिलेंगे, ठीक है।
एप्लीकेशन क्या है इसकी, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन रिकमेंडेड सिस्टम है, मेडिकल डायग्नोसिस है, ठीक है, इमेज एंड क्लासिफिकेशन, इमेज की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि इनको कई सारी राइटिंग को मॉडल क्या करेगा, ट्रेनिंग के समय स्टोर किया रहेगा अपने अंदर। अगर वो कोई नई राइटिंग आएगी तो वो बता देगा कि हाँ ये किसकी राइटिंग है, ये कौन सी लैंग्वेज या कौन सा फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। रिकमेंडेड सिस्टम में भी हो गया आपका। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या है कि ये क्या करेगा, मेडिकल से कई सारी पुरानी वैल्यू स्टोर, डाटा स्टोर किया रहेगा कि ये कौन सी, ऐसा फ़ोटो आया था मेरे पास, चैट जीपीटी को आप फ़ोटो दोगे तो वो बता देगा कि हाँ कौन सी बीमारी है इसको या क्या है, या आपके हाथ में चोट लग गई तो आप उंगली का फ़ोटो खींच के भेज देंगे उसको तो वो बता देगा कि ये दिक्कत है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी फ़ोटो स्टोर करी होंगी, बहुत लोगों ने उसको पूछा होगा कि ये क्या है, तो वो मेडिकल डायग्नोसिस भी कर देगा, ठीक है। इमेज क्लासिफिकेशन भी कर देगा, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है इसका, कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक है, सेलेक्ट के नियरेस्ट नेबर, वोटिंग, मेजोरिटी वाली वोटिंग करते हैं, वोटिंग मतलब कि जो मेजोरिटी होगा वो अभी आगे देखने वाले हैं वो होगा, फिर फाइनल प्रेडिक्शन हो जाएगा। ये की पॉइंट्स आप लोग क्या याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए, लेजी लर्निंग एल्गोरिदम है, डिसीजन बेस्ड डिस्टेंस बेस्ड एल्गो है, और सेलेक्ट के नियरेस्ट नेबर फॉर प्रेडिक्शन, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल सिंपल आपका ऐसे आता है, अप्लाई कैनन फॉर द डेटा सेट एंड प्रेडिक्ट क्लास ऑफ टेस्ट एग्जाम्पल A1 A2 एज्यूम K इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आता है और आपका ये एक क्या आता है, ये टेबल टाइप का आएगा और ये आपका क्वेश्चन दिखा रहेगा। के यहाँ पे इसने के को डिफाइन करके दे दिया है, लेकिन रियल वर्ल्ड एग्जांपल में के हमें खुद सेलेक्ट करना होता है कि के हम कैसे वैल्यू को मतलब प्रेडिक्ट करेंगे, कई सारी वैल्यू हैं उसमें तो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। पर ये तो एकेटिव में क्या है कि क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन में ये के डिफाइन ही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका क्या है A1 A2, ठीक है, और ये A1 A2 जैसे ये 7 7 दिया है तो ट्रू है, मतलब 7 7 पे क्या है ट्रू है, 7 4 पे क्या है ट्रू है, 3 4 पे क्या है फॉल्स है, 1 4 पे क्या है ट्रू है, 5 3 पे क्या है फॉल्स है, 6 3 पे क्या है ट्रू है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि 3 और 7 पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे, 3 तो मैच हो गया, 7 नहीं मैच हो रहा है। यहाँ पे क्या देखें 7 तो मैच हो गया लेकिन 3 नहीं मैच हो रहा है। तो इसमें हम इसका पता कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, सब में से सबको माइनस करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इसको क्या मान लेंगे x2, इसको क्या मान लेंगे y2, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है अपना, ये x2, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, और ये सारे क्या हो जाएंगे x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, इसके लिए x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, ठीक, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले आपको ये ऐसे आपको लिख लेना होगा, कैलकुलेट स्लीडियन डिस्टेंस या कैलकुलेट डिस्टेंस आप लोग सिंपली लिख सकते हैं। फॉर्मूला डाल देंगे, आपको ये टेबल बनानी होंगी, क्या पॉइंट्स, ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, 7 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 4 दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स दिए होंगे और क्लास क्या दिया हुआ है, मतलब इसका आंसर अगर ये होता है तो हमारा क्लास क्या होगा ट्रू, मतलब ट्रू वाले ग्रुप में जाएगा जो सही है, और जो ये वाला इसके लिए क्या है, इसके लिए भी ट्रू वाले में जाएगा। मतलब क्लास मतलब क्या होगा ग्रुप, क्लास का मतलब ग्रुप, यदि 7 7 नंबर हैं, दोनों 2 स्टूडेंट हैं उनके 7 7 नंबर हैं तो वो अच्छे वाले ग्रुप में जाएंगे, 7 और 4 नंबर है तो भी अच्छे वाले ग्रुप में जाएंगे, 3 4 नंबर हैं तो वो गलत ग्रुप में, या मतलब जिसका कम वैल्यू है, या जो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि ये ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हैं ट्रू और फॉल्स, और इनके बेसिस पे ये इसमें जाना है। तो हमें यही प्रेडिक्ट करना है कि 3 और 7 पे वो किस ग्रुप में जाएंगे, ट्रू में जाएंगे या फॉल्स में जाएंगे। तो क्या किया हमने, सबसे पहले D1 निकाला, D1 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस टू टेस्ट पॉइंट, ठीक है, ये आपका हेडिंग लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें D1 निकालेंगे, D1 में क्या करना है हमें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या था हमारा, इसके लिए 3 था, और y2 क्या है 7 है, तो 3 ये x2 माइनस x1, यहाँ से x1 लेंगे, ठीक है, x1 यहाँ से 7 ले लिया, और ये x2 कहाँ, y2 कहाँ से लेंगे, ये 7 y2 लेंगे क्वेश्चन वाला, और y1 कहाँ से लेंगे, ये वाला y1 ले लेंगे। तो इसका इन दोनों का करेंगे, 3 में से 7 किया आपका कितना बचा 4, 4 चौका 16, 16 आया, प्लस
सातों सातों 7 - 7 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे कुछ हो गया नहीं, 0 ही हो गया। तो ये 16 आ गया आपका, और 16 का ये स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपका 4 आ जाएगा आंसर। 4.0 लिख दें या 4 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये डेसिमल में ये वैल्यू आई है, इसी वजह से ये लिखा हुआ है, नहीं तो ये 4 ही लिखा रहने दे, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे 7 4, तो 7 और 4 क्या हो गया, ये x1 है ये y1 है, तो क्या होता है x2 - x1, x2 3 - 7 और फिर y2 7 - 4, ठीक है। तो इसके लिए अब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और आगे का डेटा को देख लेते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें 7 4 है, इसमें भी 7 4 है, तो कन्फ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। तो क्या है, ये क्या है 3 और ये 7 है, तो x2 3 हो गया और ये 1 क्या हो जाएगा x1, तो 3 - 1 आपका ये हो गया स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 7 - 4 हो गया आपका स्क्वायर। ये आप उल्टा भी करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा। मान लीजिए 1 - 3 में मैं करता हूँ तो 2 आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 3 - 1 करूँगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 - 3 करता तो -2 आता, -2 का स्क्वायर भी 4 ही आ जाता। तो ये सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग एक के लिए इसमें से लेंगे और इसमें से एक लेंगे, और एक इसमें से लेंगे, एक इसमें से लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये सारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर होता है सिंपली, तो इनको पहले कैलकुलेट करना, फिर इनको करना, फिर प्लस कर देना, फिर कैलकुलेटर में इन दोनों की वैल्यू को रूट में लगा देना, आ जाएगा आपका आंसर, ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करें, अरेंज डेटा एंड असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट डेटा करना, मतलब इसको क्या करना है हमको, क्या लगाना है, जो सबसे छोटा हो उसको पहले लगाना है, फिर उसके बाद बड़े 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 लगाते जाना है। तो क्या होगा, ये 3.0 सबसे छोटा है, तो इसके नीचे 3.0 लिख देंगे और ये D3 लिख देंगे, मतलब कौन सा था डिस्टेंस 3 था, ठीक है। डिस्टेंस 3 लिख दिया, फिर ये है, फिर D4 लिख दिया, ये उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा क्या है 3.6 के बाद ये 4 पॉइंट आ रहा है, मेरे को लग रहा है, हाँ 4 पॉइंट है, तो 4.0 आ गया, D1 आ गया। तो इसके हिसाब से आपको ये डेटा लगा लेना है, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग वो ये पूरा हमने कैलकुलेट कर लिया सब कुछ, इसके हिसाब जो नया वाला डेटा दिया था ये x2 और y2 के हिसाब से। अब इन सब का एक हमने वो डिस्टेंस के हिसाब से, या तो आप लोग क्या करेंगे ऐसे सिंपली ऐसे कर लेंगे, क्या कर लेंगे सिंपली ऐसे अरेंज करके क्या करेंगे, ये पॉइंट्स क्लास डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट में क्या क्या है, जो अब जो ये D3 का है वो पॉइंट लिखेंगे। D3 का पॉइंट क्या था 3 और 4 था, तो 3 4 लिखा। फिर ये 3.6 और इसका D4 का लिखेंगे, तो ये D4 लिख दिया। और D4 के आगे क्या है ट्रू है, ये जो भी दिया वो आपको यहाँ पे लिख लेना होगा, और डिस्टेंस भी लिख लेना होगा, ठीक है। डिस्टेंस लिख लिया। अब मेरा क्या काम होता है कि ये के इक्वल टू 3 दिया है, तो मैं इसमें क्या लूँगा, सेलेक्ट के इक्वल टू 3 नियरेस्ट नेबर, द नियरेस्ट नेबर आर, मतलब क्या करूँगा, मेरे को नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करना है, जो इसमें जो सबसे 3 जो पास में हैं उनको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो उनको जो सबसे शुरुआत में ये 3 को मैं ले लूँगा। अगर के बराबर 5 दिया रहता तो मैं 5 को लेता, ठीक है। के बराबर 2 दिया रहता तो मैं 2 को लेता, इन दोनों को, ठीक है। तो ये मेरे को क्या दिया, के बराबर 3 दिया, तो इन तीनों को ले लूँगा, ठीक है। अब इन तीनों में मैं क्या करूँगा कि इन तीनों में इसके लिए D3 के लिए वैल्यू देखूँगा कि क्या दिया है, ट्रू दिया है या फॉल्स दिया है। 3.6 के लिए देखूंगा कि क्या दिया है, D4 के लिए कि ट्रू दिया है या फॉल्स दिया है। और ये 4.0 के लिए भी D1 के लिए मतलब देखूंगा कि ट्रू दिया है या फॉल्स दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, D3 के लिए क्या दिया है फॉल्स है, D4 के लिए क्या दिया है ट्रू दिया है, और D1 के लिए क्या दिया है ट्रू दिया है। मतलब ये एक ट्रू दिया है, ये ट्रू दिया है, ये फॉल्स दिया है, ये ट्रू दिया है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है, इसमें ट्रू, ये ट्रू ज़्यादा है ना, 3 में से 2 ट्रू हैं और 1 फॉल्स है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, जो नई वाली वैल्यू हुई आई है हमारी, ये x3 और 7 के लिए आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, मतलब ट्रू लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट में हमने ये देख सकते हैं कि हमने नियरेस्ट के 3 ले लिए हैं, उसके आगे हमने लिख लिया है वैल्यू। और क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा क्या था, प्रेडिक्शन द क्लास काउंट वोट्स फ्रॉम द K3 नियरेस्ट नेबर, जो भी मतलब 2 वोट्स हमारे ट्रू के थे और 1 वोट किसका था, फॉल्स का था। तो हम क्या करेंगे, फाइनल प्रेडिक्शन किसके आधार पर कर रहे हैं, मेजॉरिटी वोट के, मतलब जिसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो ये ट्रू वाले की ज़्यादा वैल्यू है, तो ये जो हमारा नया क्वेश्चन के लिए या नया उसके लिए पूछा था कि इस एग्जाम्पल के लिए कि क्या प्रेडिक्शन होगी, यहाँ पे वैल्यू पूछा था क्वेश्चन मार्क कि क्या प्रेडिक्शन होगी, यहाँ पे टेस्ट एग्जाम्पल
तो इसके लिए क्या प्रेडिक्शन होगा, ट्रू हो जाएगी। जैसे कि ये सिंपली आपको यहाँ पे था, ठीक है। तो ये क्या किया, यही एग्जांपल है सिंपली। ये कोई डिस्टेंस फार्मूला है, ये सबके डिस्टेंस दिए हुए, इसका भी डिस्टेंस दिया हुआ, इसका भी डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस, तो सबका हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिया। और उसमें इसके पास के जो सबसे पास, इसके हिसाब से निकाला है ना सबका वैल्यू। तो उसमें सबसे जो नज़दीक के होंगे उनको, इनके हिसाब से तो सबकी वैल्यू निकल गई, डिस्टेंस 1 2 3, इसके हिसाब से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसके हिसाब से इसकी डिस्टेंस, इसके हिसाब से इसकी 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 सबकी निकल गई। मतलब ये बहुत सारे डेटा सेट है तो सबके लिए निकालना पड़ता है, लेकिन उस वाले एग्जांपल में न्यूमेरिकल में सबके लिए छोटा डेटा सेट है, उसमें निकल गई। आप देखेंगे इसके पास वाली डिस्टेंस 3 4 ले लेंगे, के जितना भी दिया हो, तो के जितना भी दिया था उतना चूज कर लिया और देख लिया, उनमें से जो भी, मान लीजिए इसका ये वाला है, ट्रू वाले में ये सब हैं और ये वाले फॉल्स में है, ये वाला कुछ डेटा फॉल्स में है, कुछ डेटा ट्रू में है। दो हमारे क्या थे, दो हमारे उसमें थे ट्रू में, एक था फॉल्स में। मान लीजिए ये गोला ऐसे बंद है, तो दो ट्रू वाले मिल रहे थे, एक फॉल्स वाला मिल रहा था, तो इसको क्या हम लोग नए वाले को बोलेंगे कि ये ट्रू वाला है। तो वही हमारा क्या हो गया, ट्रू वाला है, आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, लोकली वेटेड रिग्रेशन, ठीक है। सेम वही है, क्या है, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग का एल्गोरिदम है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ये क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक रिग्रेशन। मतलब सिंपली क्या होता है कि हमें इसका, अब नए वाले एग्जांपल पे आपको मैं रियल वर्ल्ड के एग्जांपल पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो लोकली वेटेड रिग्रेशन ये भी क्या करेगा कि मतलब प्रीवियस डेटा को तो स्टोर किया ही रहेगा, जब इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग का टाइप है तो, ठीक है। तो ये प्रीवियस वाले डेटा को स्टोर किया रहेगा मेमोरी में, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा कि जैसे कि इसका ग्राफ समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है। अब मेरा क्या है कि ये ग्राफ जो सिंपली ये वाला ग्राफ था, ये वाला, तो इसमें क्या था कि हम लोग डेटा को ग्रुप, मतलब इस वाले के लिए हमने फाइंड किया तो इसका ग्रुप हम लोग सिंगल लाइन से इन दोनों ग्रुप को अलग कर ले रहे थे। मतलब कि ये इस ग्रुप का है, ठीक है, इस ग्रुप का है, ये सिंगल लाइन से अलग कर लिया। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे भी स्टार होता है, यहाँ पे कुछ स्टार होता, यहाँ पे भी कुछ स्टार होता है, यहाँ पे भी कुछ स्टार होता है, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल होते, यहाँ पे भी ट्रायंगल होते, तो हमारी सीधी लाइन से ये अलग नहीं हो पाता, ये इस ग्रुप में आ जाता। तो क्या करते हैं हम, लोकली वेटेड ग्राफ में लोकली एरिया बनाते हैं। जैसे इस एरिया के लिए अलग, ये लाइन सेपरेट करने के लिए ये लाइन अलग बना दी, और इसको सेपरेट करने के लिए ये 3 स्टार हैं, ठीक है, और ये 2 ट्रायंगल है, इसको सेपरेट करने के लिए अलग लाइन यहाँ पे बना दी, तो इसके लिए अलग लोकल एरिया बना दिया। फिर अलग, मान लीजिए यहाँ पे स्टार आता, इधर नहीं, फिर और यहाँ पे आ जाता है स्टार, ठीक है, यहाँ पे स्टार आ जाता है, यहाँ पे ट्रायंगल आ जाता है, तो फिर अब ऐसे हो जाता है, ये लोकल एरिया एक और बन गया है। या फिर मान लीजिए स्टार यहाँ पे आ जाता है, स्टार यहाँ पे एक ट्रायंगल आ जाता है, तो अब ये लोकल एरिया ऐसे बन गया। मतलब डेटा को सेपरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि हर एक लोकल एरिया बना लेने, ठीक है। अब जो हमारा नया वैल्यू, नया इंस्टेंस आएगा, मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे एक वो फाइंड करना है कि इसका ग्रुप बताओ कि कौन सा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पूरे वाले डेटा वैल्यू को नहीं कंसीडर करूँगा, पूरे वाले का हर चीज़ कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं लोकली वेट कैलकुलेट करूँगा। जो हमारा KNN में था कि पूरे का वेट कैलकुलेट करो, इसमें क्या है कि इस सिंगल लाइन से तो ये ग्रुप नहीं बन पा रहा है, मतलब अलग अलग नहीं हो पा रहा है, तो इसमें अलग अलग ग्रुप बना दिया, लोकल एरिया बना दिया अलग अलग तरह के। और उसमें मान लीजिए ये क्वेश्चन आया आपका कि ये बताओ किसके कौन से ग्रुप में जाएगा, इधर वाले ट्रायंगल ग्रुप में जाएगा या ये स्टार वाले ग्रुप में जाएगा। तो इसका मैं क्या करूँगा, इसके हिसाब से, यहाँ के हिसाब से मैं इसका कैलकुलेशन कर लूँगा और बता दूँगा कि ये कौन सा मतलब कौन से ग्रुप में होगा। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब, मतलब कैलकुलेशन ऐसा होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन फंक्शन होता है, गॉसियन वेटेड गॉसियन फंक्शन, ठीक है। तो वो गॉसियन, वो क्या कहते हैं, गॉसियन कर्नल होता है, तो उसका यूज करके हमारा ये फाइंड कर लिया जाता है। जैसे कि ये डेटा सेट है, ये बता देगा कि हमें मतलब ये वैल्यू कौन से उसमें है, ठीक है। तो ये जो पास वाली वैल्यू होंगी, जैसे ये डेटा सेट मेरे यहाँ पे है, जो पास वाली वैल्यू होगी उनको ज़्यादा वो करेगा, वेट देगा, मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, और जो दूर वाली वैल्यू है उनको लो प्रायोरिटी देगा या कुछ, उसको उसका कैलकुलेशन ही नहीं करेगा। जो पास वाला डेटा है उसका कैलकुलेशन के हिसाब से आपको आंसर दे देगा। जैसे कि एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि
मान लीजिए कि आपको क्या करना है, एक हाउस का यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इमेजिन यू वांट टू प्रेडिक्ट अ हाउस प्राइस इन दिल्ली। आपको क्या करना है, एक हाउस का वो रेट बताना है दिल्ली में, ठीक है, कि ये इतना रुपये, कितने रुपए, मान लीजिए सेम फंक्शन है हाउस में 1 BHK का है, ठीक है, तो उसका आपको क्या बताना है, प्राइस बताना है दिल्ली में, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन में क्या था आपका कि ग्लोबल यूज़ ऑल वर्ल्ड एवरेज हाउस प्राइस दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, दुबई, वो सबका मतलब हर जगह के जो हमारा केनन में या उसमें था, क्या था, लीनियर रिग्रेशन के हेल्प से, मतलब कि ये वो सबका हर जगह के हिसाब से वैल्यू फाइंड करेगा और बता देगा क्या है कि आपका प्राइस ये है दिल्ली के हिसाब से। लेकिन ये LWR क्या करेगा, ये यूज करेगा नियरेस्ट हाउस प्राइजेस टू दिल्ली एंड प्रेडिक्ट प्राइस। ये क्या कर रहा है कि दिल्ली का भी लेगा हाउस का प्राइस 1 BHK का, मुंबई का भी लेगा, न्यूयॉर्क का भी लेगा, दुबई का भी लेगा, मतलब ग्लोबली सर्च करके बताएगा कि ये इतने रुपए का आपका हाउस प्राइस, हाउस ये वाला दिल्ली में जो है वो इतने रुपए का हाउस है, ठीक है। वो जो लीनियर रिग्रेशन में था पूरे वाले वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। लेकिन क्या करेगा, ये मान लीजिए न्यूयॉर्क हो गया, ये दुबई हो गया, ये इंडिया हो गया, ये कहीं और हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये दिल्ली का मुझे पता करना है इसका, तो ये क्या करेगा, दिल्ली वाले एरिया का ही कैलकुलेट करेगा, लोकल एरिया को ही मानेगा। LWR मतलब लोकली एरिया को फाइंड करके ये बता देगा कि इसका प्राइस कितना है, ठीक है। ये इन सबको कंसीडर नहीं करेगा, इनको लो प्रायोरिटी देगा और इसको हायर प्रायोरिटी या हाई वेट देगा और इन्हीं के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो द LW वर्क्स बाय असाइनिंग वेट टू द नॉन पॉइंट्स। क्या करेगा, जो ये इसके पास इसका प्रेडिक्ट करना है ये इस हाउस का प्राइस, तो इसके आसपास के को क्या कर देगा, वेट प्रोवाइड करेगा। LWR मतलब इसमें उसमें डिस्टेंस पे बात चल रही थी, यहाँ पे वेट के हिसाब से बात चलेगी कि वेट प्रोवाइड करेगा इसको, हल्का मतलब जो इसके पास हैं इतने वाले को ज़्यादा वेट प्रोवाइड करेगा। ये बड़े बड़े बिंदु बना दो इसमें, ठीक है, कि ये ज़्यादा वेट है, इनको थोड़ा छोटा बिंदु बनाओ, मतलब कि ये दूर जैसे जैसे होते जाएंगे उनको कम वेट प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा, द क्लोजर नॉन पॉइंट ट्रेनिंग डेटा इज टू द अननोन पॉइंट हाइयर वेट। मतलब वही कह रहा है कि जो पास में डेटा है ट्रेनिंग डेटा के, इसके जो हमें प्रेडिक्ट करना है वैल्यू, उसके पास वाले डेटा को ज़्यादा वेट प्रोवाइड करेगा, दूर वाले को कम वेट प्रोवाइड करेगा। और ज़्यादा वेट के हिसाब से आप लोग ये क्या कर लेगा, अपना फाइंड कर देगा कि इसका प्रेडिक्शन फाइंड कर देगा। तो इसको क्या कहा जाता है, सिंपली क्यूरी पॉइंट कहा जाता है। क्यूरी पॉइंट क्या कहा जाता है, जिसका वैल्यू या प्राइस या वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका LWR का एग्जाम्पल। एक और है, ये क्या है, सपोज यू हैव डेटा शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज, यू वांट टू प्रेडिक्ट द यूजेस ऑफ फॉर 30 डिग्री सेल्सियस। LWR लुक्स डेटा पॉइंट नियर 30, असाइन हायर वेट टू दोज नियर बाई पॉइंट्स, फिट्स डाटा लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूजिंग दोज वेटेड पॉइंट्स प्रेडिक्ट द यूजेस। मतलब कि क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है ये, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस के बीच पे मतलब रिलेशन बताना है कि 30 डिग्री पे आपको प्रेडिक्ट करना है, 30 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज होगी। तो मान लीजिए कि ये क्या करेगा, ये लोकल इधर आपका वो ले लेगा टेम्परेचर, और इधर क्या ले लेगा आपका टेम्परेचर, और इधर ले लेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, जो पास में जहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पे बताना है 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया, अब इसके आसपास के वैल्यू को देखेगा और उसके हिसाब से बता देगा। तो सिंपली इधर वाला आप लोग एग्जांपल मत याद करो, सिंपली ये पीछे वाला जो मैंने बता दिया ये दिल्ली वाला प्राइस वाला, कि ये लोकल एरिया वेटेड करता है, गॉसियन कर्नल का यूज करता है लोकल वेट कैलकुलेट करने के लिए। वेट जो पास में होंगे उसको ज़्यादा वेट प्रोवाइड करेगा क्यूरी पॉइंट के जो प्रेडिक्ट करना होगा, और जो दूर होंगे उसको कम वो करेगा, वेट असाइन करेगा। और ये हर लोकली एरिया में एक रिग्रेशन लाइन, लीनियर सेपरेट रिग्रेशन लाइन बना देगा, ठीक है। जो ये सीधी एक रिग्रेशन लाइन नहीं बन रही थी लीनियर वाली, इसमें क्या हो रहा है, कई सारे ग्रुप बना लिए लोकल एरिया, और उनमें हर एक के लिए अलग अलग रिग्रेशन लाइन बना देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका कौन सा था, लोकल वेट LWR, ठीक है। अब आपका आता है केस बेस्ड लर्निंग। तो केस बेस्ड लर्निंग में भी क्या सिंपली वही चीज़ है कि ये
केस बेस्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, इंस्टेंस बिल्डिंग जनरल मॉडल, इट स्टोर पास्ट वैल्यूज, ठीक है, पास्ट केसेस को स्टोर करता है और जब नई प्रॉब्लम आती है तो फाइंड सिमिलर पास्ट केसेस, यूज देयर सॉल्यूशन टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम, समटाइम्स अडेप्ट द ओल्ड सॉल्यूशन इफ नीडेड। क्या करता है कि पुरानी वाली आंसर को याद रख लेगा और नया जो भी प्रॉब्लम आएंगी तो उसके वैल्यू पे फाइंड करेगा कि कौन सी वैल्यू इससे मैच हो रही है और उनके आधार पे क्या कर देगा, वैल्यू प्रेडिक्ट कर देगा। इसमें आपको सिंपली ये डायग्राम बना देना होगा अगर ये आता है तो, ठीक है। न्यू केस आता है आपके पास तो क्या करेगा, केस रिट्रीवल फाइंड करेगा, मतलब ठीक है, फाइंड करेगा कि ये किस केस से मैच हो रहा है। ये डेटाबेस में पहले इसने स्टोर कर रखा है या मेमोरी में केस बेस, ठीक है, तो इसमें स्टोर कर रखा है। अब ये फाइंड करेगा कि कौन सा मैच हो रहा है, फिर फाइंड कर लेगा तो क्या करेगा, उसको रीयूज करेगा या केस रीयूज, मतलब उसको इस्तेमाल कर लेगा उसके आंसर को, उसके सॉल्यूशन को, कि ये प्रॉब्लम अपनी नहीं आई, ये किससे मैच हुई, इससे मैच हुई, अब इसका रीयूज कर लेगा। फिर रीयूज करके क्या कर देगा, रिवाइज करेगा। यदि कोई अगर कोई मतलब इसमें मान लीजिए कि कुछ पार्ट मिल रहा है इसका, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादातर पार्ट सॉल्व कर लेगा और जो नहीं मिल रहा है उसमें क्या करेगा, रिवाइज करेगा या कुछ अपने तरफ से सुधार करेगा या अपना मॉडिफिकेशन कर देगा और फिर उसको क्या करेगा, सेव कर लेगा। जो मान लीजिए कि जो नई वाली प्रॉब्लम थी उसका 70% तो पुरानी वाली प्रॉब्लम से सॉल्व हो गया, 30% क्या करेगा, ये अपने हिसाब से सॉल्व कर देगा, 30% सॉल्व कर देगा और 30%, 30 प्लस 70 दोनों मिलके 100 हो गया आपका, 100% सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को क्या करेगा फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी या कुछ होगा तो उसको क्या करेगा, सेव कर लेगा मेमोरी में। तो ये क्या हो गया, केस रिटेन, ठीक है, तो ये आपके सेव कर लेगा मेमोरी में, इसका मतलब यही हो गया सिंपली। और फिर नया केस जब आएगा, मान लीजिए इससे जो नई जो पुरानी ये वाली प्रॉब्लम थी सॉल्व हुई है, इससे रिलेटेड कोई केस आएगा, वो मान लीजिए 80% मैच हो रहा है, तो फिर इस वाली जो प्रॉब्लम सॉल्व इसमें स्टोर है उसका यूज कर लेगा, 20% अपने पास से सॉल्व करेगा, फिर उस वाले प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इसमें स्टोर करके रख देगा, ठीक है। तो यही है आपका, सबसे पहले नई केस आती है तो फाइंड करता है कौन सा मैच हो रहा है, फिर उसका यूज करेगा, अगर कुछ उसमें दिक्कत थोड़ी सी फंस रही है, कुछ ज़्यादातर तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थोड़ा सा पार्ट रह रहा है तो उसको अपने पास से सॉल्व करेगा उस पार्ट का भी, और प्लस दोनों क्वेश्चन आंसर इसमें सेव कर लेगा, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट होते हैं, रिट्राइव, रीयूज, रिवाइज, रिटेन, ठीक है। तो ये आपके स्टेप वही लिखे हुए हैं कि सिमिलर पास्ट डेटा निकालो, ठीक है, केस निकालो, रीयूज़ का मतलब उस सॉल्यूशन को अप्लाई कर दो, फिर रिवाइज का मतलब अगर गलत हो तो सुधार करो कुछ उसमें, रिटेन का मतलब नया एक्सपीरियंस फ्यूचर के लिए स्टोर करो, ठीक है। इसमें बेनिफिट्स क्या है, मिनिमल मॉडल कंस्ट्रक्शन है, मतलब कम कंस्ट्रक्शन में कम से कम में आपका कंस्ट्रक्ट हो जाता है मॉडल, अडेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू प्रॉब्लम, ठीक है, नई प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है, ठीक है, सिंपल रीयूज़ ऑफ पास्ट नॉलेज, जो पुरानी वाली नॉलेज का आप ना रीयूज कर सकते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस, कस्टमर सपोर्ट, लीगल सिस्टम, ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया। ओल्ड कोर्ट सिस्टम, न्यू केसेस, मतलब लीगल सिस्टम कैसे है कि पुराने कोर्ट के जो फैसले हुए थे उनके बेसिस पे कोई नया कोर्ट केस आ रहा है नया चीज़ का, तो वो इसको कर देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया केस बेस्ड लर्निंग भी। अब हम लोग आ जाते हैं डिसीजन ट्री में, ठीक है, डिसीजन ट्री में आप आ जाते हैं हम लोग। तो डिसीजन ट्री सिंपली, डिसीजन ट्री ये रहा आपका। डिसीजन ट्री इज़ अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज टू क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब 2 ग्रुप हैं, उनमें से पता लगाना है कि ये एक बॉल मेरे पास आई, 2 ग्रुप है, येलो कलर की बॉल है या फिर रेड कलर की बॉल है, डिब्बे बने हुए हैं, तो उसमें मेरे को पता लगाना है कि कौन सा बॉल का, ये बॉल किस कलर की है उसमें डाल दूंगा, यदि येलो कलर की होगी तो येलो वाले में डाल दूंगा डिब्बे में, रेड वाली है तो रेड में डाल दूंगा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। रिग्रेशन वही हो गया कंटिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्शन, मतलब जिसमें हाउस का प्राइस या जो वैल्यू चल रही होती है कंटिन्यूसली, ठीक है, उसको इसमें किया जाता है। और इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन यानी ग्रुप वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, रूट नोड होता है इसमें, ठीक है, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा ही होगा बाइनरी ट्री, तो इसके 2 रूट हो गए ये, पर इसमें बाइनरी ट्री नहीं, इसके 3 रूट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये रूट नोड हो गए, इसके मान लीजिए ये इधर है, इधर है, इधर है, इधर इधर, इसके भी दोनों, तो ये क्या होता है, मेन वाला जो नोड होता है वो क्या कहलाता है, रूट नोड। ये जो बीच में आते हैं ये डिसीजन नोड होते हैं, ठीक है। डिसीजन नोड कैसे, कि मान लीजिए कि एक फेमस सा एग्जांपल है कि
एक लड़का है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि यदि मौसम यहाँ पे क्या हो गया, रेनी है और यहाँ पे क्या है, क्लाउडी है, ठीक है, ये रेनी है मतलब बारिश हो रही है और ये क्या है, क्लाउडी है मतलब बादल है। तो बाहर बच्चा जाएगा या नहीं, तो क्या करेगा, मान लीजिए रेनी है तो वो देखेगा कि हवा तेज़ चल रही है, हवा देख लेगा, अगर तेज़ चल रही है तो वो नहीं जाएगा, अगर कम चल रही है तो जा सकता है, और इधर भी मतलब फैसले ले लेता है वो सिंपली, ठीक है। डिसीजन ट्री में मतलब यही होता है, ठीक है। एक बार मैं पीछे एक एग्जांपल होगा डिसीजन ट्री का, तो देख सकते हैं ये एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि यदि किसी बंदे की एज 30 वर्ष से कम है, ठीक है, अगर कम है तो वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है, अगर कम, मान लीजिए कि ये क्या है कि हमें देखना है कि वो पर्सन फिट है या नहीं है, तो लास्ट में ये क्या है, अनफिट, फिट, अनफिट, फिट, फिट, अनफिट, ठीक है। तो क्या है, अगर उसकी एज 30 से ज़्यादा है, एज क्या है, 30 से ज़्यादा है, हाँ 30 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि एज जो है, सॉरी एज 30 से ज़्यादा नहीं है, एज जो है कम है 30 से, अगर 30 से एज कम है तो वो यदि पिज़्ज़ा खाता है तो क्या है, वो पिज़्ज़ा खाता है, अगर ईट पिज़्ज़ा नहीं खाता तब तो फिट है, अगर खाता है तो अनफिट है, मतलब जंक फूड खाता है तो वो अनफिट है, अगर नहीं खाता तो फिट है। अगर वो 30 से ज़्यादा उस मतलब 30 वर्ष से उम्र उसकी छोटी नहीं है, मतलब 30 से ज़्यादा है, यदि ऐसा कंडीशन है, मतलब ये एज जो है 30 से छोटी नहीं है, तो क्या, अगर वो एक्सरसाइज करता है तो क्या है, फिट है, अगर एक्सरसाइज नहीं करता है तो क्या है, वो अनफिट है। तो इस टाइप से आपका कुछ डिसीजन लेना होता है, तो वो आपका डिसीजन ट्री में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एकेटीयू में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, ये क्वेश्चन आया, यदि वो न्यूमेरिकल टाइप है तब तो आप नहीं करेंगे यहाँ पे लिख दे हुए, अगर वो थ्योरी टाइप है तो यहाँ पे यस हो जाएगा, आप लोग लिखेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होगा नहीं यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे थ्योरी टाइप में है तो आप करेंगे हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर एक और आ गया थ्योरी टाइप में, ये थ्योरी टाइप में है, ये न्यूमेरिकल टाइप में है, तो थ्योरी वाले पे आप गए, अब थ्योरी वाले में आप देख लेंगे कि थ्योरी वाले में आपका क्या है कि वो सिंपली आपको डायग्राम वाला होगा, तो मान लीजिए ये डायग्राम वाला होगा क्वेश्चन, और इसमें क्या होगा, प्योर थ्योरी पूछी रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, एक है थ्योरी, तो आप लोग थ्योरी पे गए, फिर आपको क्या कहेगा कि डायग्राम वाला या वो थ्योरी, तो आप लोग सोचोगे कि डायग्राम में तो कम मेहनत होती है तो डायग्राम वाले पे चले गए, तो मतलब कि ये एक तरह से डिसीजन लोगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है या कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे को क्या था कि थ्योरी था तो मैंने थ्योरी चूज़ किया, थ्योरी करूँगा, फिर उसमें देखा डायग्राम और थ्योरी, दो ऑप्शन थे कि थ्योरी लिख सकता हूँ या डायग्राम बना सकता हूँ, तो मैंने कौन सा चूज किया, आपका ऑप्शन में से जो दो क्वेश्चन मिले रहेंगे मेरे को, एकेटीयू में सिंपली क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, तो मैं कौन सा करूँगा, जिसमें डायग्राम मेरे को आता होगा वो मैं चूज़ कर लूँगा कि हाँ मैं ये वाला क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया रूट नोड, ये डिसीजन नोड, जहाँ डिसीजन लेना होता है कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, दो रास्ते हैं, इधर का रास्ता है, एक इधर का रास्ता है। और लास्ट नोड क्या होता है, जहाँ पे हमें पहुँचना होता है, लीफ नोड, ठीक है। लीफ नोड मतलब लास्ट वाला जिसमें हमारा पूरा कंक्लूजन निकल रहा होता है, ठीक है। रूट नोड रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा सेट, ठीक है। और क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी में ये सब पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये पूछ लेगा कि डिसीजन ट्री बताए, ये डिसीजन ट्री लर्निंग बताइए और डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ये सिंपल ये वाला डायग्राम बना देंगे और क्या लिख देंगे, इन सब के बारे में लिख देंगे। रूट नोड स्प्लिटिंग क्या होता है कि स्प्लिटिंग इज़ अ प्रोसेस टू स्प्लिट वन नोड इनटू मल्टीपल नोड, ठीक है, सब नोड्स में डिवाइड करना ही आपका स्प्लिटिंग कहलाता है। डिसीजन नोड क्या होता है, डिसीजन नोड ये जहाँ पे हम लोगों को कोई स्प्लिटिंग करना होता है और आगे स्प्लिट करके पता लगाना होता है, जैसे कि व्हेन अ नोड स्प्लिट इनटू फर्दर सब नोड्स, मतलब एक नोड स्प्लिट होकर फर्दर सब नोड्स में बन रहा है, ठीक है, इसका डिसीजन नोड, ठीक है, वही सिंपली सा मीनिंग है। लीफ टर्मिनल नोड क्या होता है, द एंड नोड ऑफ अ डिसीजन ट्री दैट रिप्रेजेंट द फाइनल आउटपुट, ठीक है। ये एंड नोड होते हैं, जो ये एंड नोड है ये क्या है, टर्मिनल नोड बोल सकते हैं या इसको लीफ नोड बोल सकते हैं, दोनों में से आप लोग कोई सा भी टर्मिनल नोड या लीफ नोड बोल सकते हैं। तो ये होगा आपका जहाँ पे यस, जैसे प्ले खेलना है तो यस या नो, ये आपका लास्ट में यहाँ पे यस या नो पे आ जाता है, तो ये लीफ नोड हो गया जो कंक्लूजन या डिसीजन लास्ट का आउटपुट, फाइनल आउटपुट दे रहे होते हैं, ठीक है। ब्रांच सब ट्री, ब्रांच क्या होता है, अ सबसेक्शन ऑफ द एंटायर ट्री इज कॉल्ड ब्रांच, ब्रांच या सब ट्री, ठीक है, ये पूरा ट्री है। अब इसको उल्टा कर देते हैं, एक मिनट, ये आपका ट्री बन गया, ठीक है।
ये जड़ हो गई उसकी, ये क्या हो गए, ये कई सारे उसकी टहनियाँ हो गई, ये क्या हो गए, ये पत्ते हो गए, ठीक है, ये पत्ते हो गए जो सबसे ऊपर होते हैं। आपने ये क्या है, ये तो डाली है, टहनी है, ठीक है, ये क्या है, ये दो डाली निकली, एक पेड़ है पूरा, उसमें से दो डाली निकली, फिर ये पत्ते हो गए इसके, ये एक टहनी हो गई, टहनी पतली डाली हो गई, उसमें दो पत्ते हो गए, इसमें भी एक टहनी थी और एक पत्ता था। तो ये आपका डिसीजन ट्री टाइप का कुछ इस तरह से शेप बनता है, उल्टा ट्री बना के आप लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ब्रांच या सब ट्री, मतलब इस ट्री का ये वाला पार्ट कहा जाएगा इसका सब ब्रांच, ये वाला पार्ट भी कहा जा सकता है सब ब्रांच, या मतलब इसी ट्री का बच्चा या जो भी है इसमें वो हो गया आपका सब ट्री। पेरेंट एंड चाइल्ड नोड, व्हेन अ नोड इज डिवाइडिंग इनटू सब नोड्स, ठीक है, द ओरिजिनल नोड इज कॉल्ड पेरेंट, और जो सब नोड होते हैं वो चाइल्ड कहलाते हैं। जैसे ये नोड है, ये इसका डिवाइड हुआ तो ये जो है इसके बच्चे होंगे, ये कौन होगा, इसका पेरेंट होगा, ठीक है। प्यूरिंग क्या होता है, प्यूरिंग मतलब छटाई होती है एक तरह से। व्हेन वी रिमूव सब नोड्स ऑफ अ डिसीजन नोड, दिस प्रोसेस कॉल्ड प्यूरिंग, दिस प्रोसेस इज अपोजिट टू स्प्लिटिंग। जैसे स्प्लिटिंग में क्या था कि एक नोड को हम फर्दर डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, स्प्लिट कर रहे थे, लेकिन जो प्यूरिंग में क्या होगा हमारा, प्यूरिंग में क्या होगा आपका, प्यूरिंग में आपका सिंपल सा हो जाएगा कि प्यूरिंग में आपका हो जाएगा कि इसका ठीक उल्टा है, इन दोनों को आपका कुछ इसमें से कंक्लूजन जो निकल रहा है, इन दोनों में से एक को हटा दो, एक ही को रखो, तो ये क्या होगा, प्यूरिंग मतलब छटाई। जैसे कि कई सारे नोड है जो बेफालतू के हैं उनको हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ मेजर ऑफ इम्प्योरिटी और रैंडमनेस इन डेटा, मतलब जो इम्प्योरिटी है मतलब अशुद्धता है उसको क्या कहा गया है, इंट्रोपी कहा गया है, ठीक है। अशुद्धता को एंट्रोपी, जैसे आपके पास थाली है, इसमें चावल है बहुत सारे, इसमें जो कंकड़ पत्थर होंगे वो एंट्रोपी होगी, जो एंट्रोपी हो गई वो इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योरिटी जो कंकड़ पत्थर वो इम्प्योरिटी को दर्शाएंगे। जैसे कि हाई एंट्रोपी मतलब मोर डिसऑर्डर, मतलब हाई एंट्रोपी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंकड़ हो गए मान लीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंकड़ हो गए तो वो हाई एंट्रोपी हो जाएगा, मतलब मोर डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर लो एंट्रोपी है मतलब कम कंकड़ पत्थर है उसमें, तो क्या होगा, मोर प्योर डेटा होगा। अगर कम कंकड़ पत्थर होंगे तो सिंपली सी बात है चावल अच्छा होगा, यदि ज़्यादा कंकड़ पत्थर हैं वो क्या होगा, डिसऑर्डर होगा या उसमें ज़्यादा खराबी होगी। तो मेजर ऑफ इम्प्योरिटी और रैंडमनेस इन डेटा, ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है, इंट्रोपी मतलब कि मेजर इम्प्योरिटी को मेजर करता है, इम्प्योरिटी मतलब कंकड़ पत्थर को मेजर करेगा कि कितना मिलावट है इसमें डेटा में या कितना अशुद्ध डेटा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, द रिडक्शन इन एंट्रोपी, ठीक है, द रिडक्शन इन एंट्रोपी मतलब इंफॉर्मेशन गेन मतलब इसमें से हम लोग ये कंकड़ पत्थर जो थे इनको हम लोग रिडक्शन मतलब कि रिमूव कर देंगे, तो कम से कम रिडक्शन मतलब कि कम करना, ठीक है। द रिडक्शन इन एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिटिंग द डेटा सेट ऑन एन एट्रीब्यूट, ठीक है, जो ये पूरा एट्रीब्यूट एक तरह से यही एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम लोग एक और कंकड़ पत्थर का कुछ मान लीजिए ये पूरा पार्ट, ठीक है, इसमें इधर इस साइड बहुत सारे कंकड़ पत्थर है, कम चावल है, ठीक है, इधर बहुत सारे कंकड़ पत्थर है और इधर कम चावल है, इधर ज़्यादा चावल है। तो इसको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन गेन क्या करेगा, इसको वो कर देगा क्या, स्प्लिट कर देगा और इसका एक अलग बाउल बना लेगा, इसका एक अलग बाउल बना लेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा प्योर डेटा है और इसमें क्या है, ज़्यादा इम्प्योर डेटा है। तो क्या है, द रिडक्शन इन एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिटिंग डेटा सेट एंड एट्रीब्यूट, ये पूरा एक एट्रीब्यूट मान लेते हैं और उसमें स्प्लिट कर दिया, मतलब जो ज़्यादा मिलावट वाली थी उसको काट दिया अलग और इधर वाले को इधर वाले चावल को उठा के अलग बर्तन में कर दिया। तो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन गेन हो गया, जिसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन गेन हम लोग डेटा जो आता है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन होता है उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन गेन हो गया, द रिडक्शन इन एंट्रोपी मतलब मिलावट में रिडक्शन करना, ठीक है। इट टेल्स हाउ वेल एट्रीब्यूट सेपरेटेड इन डेटा, ये बताता है कि किस तरह से अच्छी तरीके से सेपरेट हो जाएगा डेटा, ठीक है। एक और ये गिनी इंडेक्स आ गया, अनदर मेजरमेंट ऑफ इम्प्योरिटी यूज्ड इन CART एल्गोरिदम, ठीक है। आपका ये डिसीजन ट्री एल्गोरिदम डिसीजन ट्री है, इसमें 3-4 टाइप के एल्गोरिदम आते हैं, ठीक है। एक आता है कि ID3 एल्गोरिदम, एक C4.5 आता है, एक CART आता है, ठीक है। CART एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एल्गोरिदम रिग्रेशन ट्री के लिए होता है, ठीक है।
क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, इसका मतलब है। तो गिनी इंडेक्स जो है वो मेजर किस में करता है, इस कार्ट एल्गोरिदम में गिनी इंडेक्स का यूज किया जाता है। ID3 एल्गोरिदम में इंफॉर्मेशन गेन का यूज किया जाता है यूज करने के लिए, ठीक है। लोअर गिनी मतलब बेटर प्योरिटी ऑफ नोड, ठीक है। लोअर गिनी मतलब अगर किसी का गिनी इंडेक्स लोअर निकलता है तो वो बेटर प्योरिटी मतलब ज़्यादा प्योर डेटा है, ठीक है। ओवर फिटिंग क्या होता है, क्या है कि इसमें क्या करता है, मॉडल सेम वही कॉन्सेप्ट है कि मॉडल समझता नहीं है, रट्टा मार लेता है, ओवर फिटिंग कर दे मतलब, ठीक है। जब नया मॉडल को जब ट्रेनिंग देते हैं हम लोग तो वो सही से काम करता है, मतलब कि वैसा क्वेश्चन जैसे जो जो क्वेश्चन आपने कर रखे हैं वो आए तो अच्छे से काम करें। जब नया डेटा आता है तो वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाता। मतलब एक तरह से आप लोग अपने घर पे तो सेशनल में तो अच्छे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बाहर जाएंगे मेन एग्ज़ाम में तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग मतलब व्हेन मॉडल बिकम टू कॉम्प्लेक्स एंड लर्न नॉइसी इंस्टेंट ऑफ पैटर्न, मतलब कि ये इतना ज़्यादा कुछ सीख लेता है या ज़्यादा इसका दिमाग भर जाता है कि ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट टूल नहीं पढ़ पाता और क्या कहते हैं रट्टा मार लेता है। मान लेते हैं सेम क्वेश्चन आता है तो वो पास हो जाएगा, डिफरेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो फेल हो जाएगा। इस परफॉर्म वेल ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन टेस्ट डेटा, ठीक है। वो उसका ओवर फिटिंग का मतलब सेम यही हो गया। एक तरह से ये आपका डिसीजन ट्री है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, यदि वेदर जो है सनी है, क्लाउडी है, रेन है। यदि रेन है तो वो खेलने जाएगा, यस है। अगर क्लाउडी है, बादल लगे हैं तो भी खेलने जाएगा। सनी है मतलब धूप हुई है तो टेम्परेचर देखेगा। टेम्परेचर हॉट है मतलब गर्मी है तो नहीं जाएगा खेलने। माइल्ड है तो खेलने जाएगा। कोल्ड है टेम्परेचर तो भी वो लड़का क्या है, खेलने जाएगा। तो ये आपका डिसीजन ट्री का हो गया, ठीक है। वर्किंग कैसे होती है डिसीजन ट्री में, चूज रूट नोड को चूज करते हैं बेस्ड ऑन हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन एंड लोएस्ट इन गिनी, ठीक है। हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन क्या था, रिडक्शन इन एंट्रोपी था। मतलब जितना जिसमें इम्प्योरिटी में जितना ज़्यादा रिडक्शन होगा उसको ये चूज करेगा। इन्फॉर्मेशन गेन क्या बताता है, रिडक्शन इन एंट्रोपी। रिडक्शन इन एंट्रोपी मतलब कि जितना कम, एंट्रोपी मतलब मिलावट को रिडक्शन, मिलावट जो है वो कम से कम जितने होगा उसका क्या होगा, इन्फॉर्मेशन गेन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रिडक्शन इन एंट्रोपी, तो ये इन्फॉर्मेशन गेन का वैल्यू हो गया। तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन रहेगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। बेस्ट उसको माना जाएगा, ठीक है। रूट नोड को उसको चूज कर लिया जाएगा, या लोएस्ट गिनी ID3 वो कार्ट एल्गोरिदम में लोएस्ट गिनी वाले को रूट नोड बना दिया जाएगा। स्प्लिट डाटा सेट, क्रिएट ब्रांचेस मीन डिवाइडिंग डेटा सेट सब नोड अकॉर्डिंग टू वैल्यू द सेलेक्टेड फीचर, ठीक है। इसको क्या करेगा, अब क्रिएट, सबसे पहले तो जिसका इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा रहेगा, जान लेते कि ये वेदर था, ये टेम्परेचर था, तो इन दोनों में जिसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन रहेगा उसको रूट नोड बना देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, अब इन तीनों का वो निकालेगा, क्या निकालेगा आपका, फिर इन तीनों के लिए भी इन्फॉर्मेशन गेन निकालेगा ये, और फिर उसमें से देखेगा कि उसका सब ब्रांच बना दिए, ठीक है। मतलब कि ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन गेन निकालता जाता है सबका, हर एक नोड का, और उसी के हिसाब से स्प्लिट करता जाता है डेटा को, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री का, ठीक है। एक तरह से आप लोग ये वो चार्ट बना सकते हैं डिसीजन ट्री में, ठीक है। तो फीचर सिलेक्शन करेगा सबसे पहले, फिर उसको स्प्लिट करेगा, फिर अगर क्राइटेरिया मैच हो गए तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया मैच हो गए तो वो मैच कर लेगा, फिर प्रेडिक्शन, फिर प्यूरिंग ऑप्टिमल फाइनल आउटपुट। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले सेलेक्ट कर रहा है वो ये बना दिया आपका, ठीक है। फिर स्प्लिट कर रहा है इसको, तो स्प्लिट कर लिया। फिर अगर जो क्राइटेरिया अगर मैच हो गया खेलने का तो स्टॉप कर देगा। अगर नहीं मैच हुआ तो वो आगे के लिए भी प्रेडिक्शन करना है, ठीक है। तो वो फाइनल आउटपुट में आपका चला जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग सिंपली ये वाला आप बना देना, ठीक है। ये पता मैंने लिख रखा है पर मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा, बहुत दिन पहले कर रखा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये क्या आता है आपका ID3 एल्गोरिदम आता है, ठीक है। ID3 एल्गोरिदम इम्पॉर्टेंट तो है पर वही है कि बहुत टाइम लेता है, तो नहीं करके जाना मेरी माने तो, लेकिन एक बार समझा ही देता हूँ। चाहे देखते हैं इसमें, इसको रहने देते हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस जाता है।
एक आता है इंफॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। इंफॉर्मेशन थ्योरी में वही इंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन। इंट्रोपी क्या था कि मिलावट थी, ठीक है। इंट्रोपी मतलब क्या था अपना, इंट्रोपी हमने देखा था कि अ मेजरमेंट ऑफ इम्प्योरिटी था, ठीक है। और वो इम्प्योरिटी और रैंडमनेस इन डेटा या अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं या इम्प्योरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो द गोल ऑफ अ डिसीजन ट्री टू रिड्यूस एंट्रोपी, मतलब दो डिसीजन ट्री का गोल क्या होता है, जो हमने यहाँ पे चावल वाला समझा कि इसको स्प्लिट करना और क्या करना कि रिड्यूस एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी को कम करना है, इसको स्प्लिट करके डेटा को। तो इफ़ डेटा इज़ प्योर तो एंट्रोपी 0 होगी, इफ़ डेटा इज़ परफेक्टली मिक्स तो एंट्रोपी 1 होगी, ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यस 50% है, 50% नो है। तो सिंपली एक तरह से ये कह सकते हैं कि 50% कंकड़ है अपने थाली में चावल वाले में और 50% चावल है, ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब 0 एंट्रोपी है, मतलब मिलावट है ही नहीं, कंकड़ है ही नहीं उसमें। तो 100% वो क्या है, वो एक मतलब एक एग्जाम्पल बिलोंग्स टू 1 क्लास, मतलब वो सिर्फ चावल से बिलोंग करेंगे, चावल के केस में हम अच्छा मान रहे हैं तो ठीक है। तो मतलब वो एक तरह से प्योर डेटा है। फॉर्मूला क्या होता है, एंट्रोपी एस से डिफाइन होती है। फॉर्मूला ऐसे आपको लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। पी आई लॉग बेस 2 और फिर ये पी आई दोबारा यहाँ पे आ जाता है। ये आपका सिंपली ये यहाँ पे आई 0 से लेके सी तक जाता है, ठीक है। ये आपको लिखना होगा। ये आप छोड़ भी देते हैं इतना, ये सब नहीं भी लिखते हैं तो चल जाएगा। सिंपली आप लोग सिंपली क्या है, ये यहाँ पे एक और वही फार्मूला है आपका, ठीक है, एंट्रोपी का। तो इसको याद कर सकते हैं अगर मन करे तो, नहीं तो आपको ये आपको याद करना है तो कर लेना, ठीक है। अब क्या हो गया, ये सिंपली ये हमने क्या किया है, एंट्रोपी निकाल के दिखाया है कि एंट्रोपी कैसे निकाला जा सकता है। तो जैसे ये क्या, सपोज वी हैड 8 ट्रेनिंग सेट्स, ठीक है। 2 फ्रूट रेड कलर के हैं, 2 ग्रीन है, 4 येलो हैं, ठीक है। तो ये पी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है, 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितनी है, 1/4 है, 1/2 है। तो इसको कैसे हम लोग ये निकालेंगे, क्या एंट्रोपी, एंट्रोपी इसके लिए निकालने हैं तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस था, ठीक है। ये क्या 1/4 है, तो 1/4 लॉग बेस 2 और फिर 1/4 ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका वो, प्लस इसके लिए भी सेम कर देंगे, फिर प्लस इसके लिए भी सेम ऐसा ही कुछ लिख देंगे। क्या, ये 1/4 था, पी आई था, फिर log बेस 2 हो गया, फिर ये पी आई आ गया आपका सिंपली यहाँ पे, और ये माइनस सबके आगे लगा देना। तो ये एंट्रोपी की वैल्यू ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंट्रोपी की वैल्यू 1.5 आ रही है। इंफॉर्मेशन गेन, इंफॉर्मेशन गेन भी देख लेते हैं क्या था, मेजर अनसर्टिनिटी, ये तो है वो है कि हाँ मेजरमेंट है, अनसर्टिनिटी को मेजर करता है। और रिडक्शन इन क्या था, रिडक्शन इन एंट्रोपी, ठीक है। द स्प्लिटिंग डेटा एट्रीब्यूट्स, ये मतलब इंट्रोपी क्या है, मेजरमेंट करता है और रिडक्शन ऑफ एंट्रोपी करता है, ठीक है। उसको मेजर करता है और जो हमारी रैंडमनेस या इम्प्योरिटी है उसको कम करता है, ठीक है। किस हिसाब से, जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा रहेगा जितना उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। मतलब उसमें कम से कम इम्प्योरिटी है, मतलब रिडक्शन इन एंट्रोपी, ठीक है, उसमें कम एंट्रोपी है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है इंफॉर्मेशन गेन का, SIG ऐसे के लिए, ठीक है। एंट्रोपी माइनस ये हो गया अपॉन में ये SV अपॉन में S इंटू एंट्रोपी ऑफ SV, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया फॉर्मूला। इन दो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये सिलेबस में है। तो क्या है, इंडक्टिव इन्फेरेंस। तो इंडक्टिव इन्फेरेंस में क्या होता है, मेकिंग अ जनरल रूल ऑफ मॉडल विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डेटा दैट कैन इजीली वर्क विथ अनसीन डेटा सेट। तो ये डिसीजन ट्री में क्या होता है कि ऐसा रूल, ऐसा मॉडल बनाना, किसकी हेल्प से मॉडल बनाना, ट्रेनिंग डेटा की हेल्प से मॉडल ऐसा बनाना कि वो डिसीजन ले सके जब नया डेटा आए तो, ठीक है। सिंपली इसका मतलब वही है कि किसी मशीन को ऐसा ट्रेनिंग करना ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से कि मतलब कि वो जब नया डेटा आए तो वो क्या करे, अपने हिसाब से क्या करे, इजीली वर्क कर सके या डिसीजन ले सके। लर्निंग
और जनरल मॉडल मतलब मॉडल को सिखाना फ्रॉम ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग एग्जाम्पल टू मेक प्रेडिक्शन एंड अनसीन डेटा, मतलब अनसीन डेटा के लिए भी वो प्रेडिक्ट वैल्यू कर सके। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट है कि डेटा की हेल्प से मॉडल को ट्रेन करो कि वो नए डेटा को लिए क्या कर सके, प्रेडिक्शन कर सके। ठीक है, वर्क कर सके। इंडक्टिव वाइज क्या होता है? इंडक्टिव वाइज इज अ बिल्ट इन प्रेफरेंस और अजम्पशंस ऑफ अ लर्निंग एल्गोरिदम अबाउट हाउ टू लर्न फ्रॉम डेटा। ये क्या है? सिंपली कि ये किसी भी मॉडल के लिए पहले से मानी गई अजम्पशन है। मतलब कोई बंदा अपने आप पहले से ही ये सोच लेगा कि हाँ क्या होगा कि मान लेते हैं कि पहले से ही एग्जाम्पल ही देख लेते हैं डायरेक्ट। इंडक्टिव बाइस का मतलब है कि लर्निंग एल्गोरिदम की पहले से मानी हुई सोच अजम्पशन जिसकी मदद से वो ट्रेनिंग डेटा या रूल से सीख पाता है। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा से या रूल से सीख मतलब पहले से मानी हुई किसी मॉडल का, जैसे कि मेरा एजम्पशन है कि मैं एक क्वेश्चन में वो पेपर में थ्योरी लिख के आऊँगा तो पास हो जाऊँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे से मेरी पहले मतलब मेरे टीचर ने क्या बता दिया, मेरे टीचर ने बता दिया कि तुम लोग थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना कोई एग्ज़ाम में तो तुम पास होगे। तो मैं मान लो मॉडल हूँ, ठीक है, लर्निंग मॉडल हूँ, मशीन लर्निंग मॉडल हूँ, और मेरी पहले से क्या है, अजम्पशन है, मैंने सोच लिया है कि जब नया क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको कैसे मतलब अपने माइंड में बैठा रखा हूँ कि हाँ थ्योरी वाला ही पार्ट अटेम्प्ट करूँगा। तो वही क्या हो गया, इंडक्टिव बाइस हो गया। मतलब कि मेरे टीचर ने वो दे दिया, मुझे अजम्पशन करवा दिया है कि जब भी कोई नया डेटा आएगा तो तुम थ्योरी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ध्यान देना, थ्योरी करना। ठीक है, ज़्यादा मतलब इंडक्टिव बाइस मीन्स द अजम्पशन और लर्निंग एल्गोरिदम ऑलरेडी हैज़ बिफोर लर्निंग फ्रॉम डेटा। ठीक है, मतलब इसके पास पहले से दी हुई अजम्पशन होती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड या पहले से मान लेता है कि हाँ उसका आंसर यही होगा, वो हैज़ बिफोर लर्निंग फ्रॉम डेटा, मतलब डेटा से लर्न करने से पहले उसके पास अजम्पशन होती है। बेसिकली इसका मतलब ये है। एक और ये क्या है, मशीन के पास डेटा होता है, ठीक है, बट दिमाग नहीं होता, इसलिए मशीन को पहले से थोड़ा सा डायरेक्शन देना पड़ता है। इसके पास डेटा तो होता है पर इसके पास दिमाग नहीं होता कि क्या करना है, तो उसको डायरेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, तो यही डायरेक्शन इंडक्टिव बाइस होती है, मतलब पहले से उसको बता देना होता है कि ऐसा कुछ करना, तो ये सीखने के समय ऐसा कुछ करना, तो वो हो गया आपका इंडक्टिव बाइस। ठीक है, इशूज इन डिसीजन लर्निंग क्या होता है, ओवरफिटिंग, मतलब मॉडल ट्रेनिंग टाइम पे तो सही काम कर रहा है लेकिन जब सेशनल हुआ तो अच्छा रिजल्ट आया और जब मेन एग्ज़ाम आया AKT होगा तो उसमें फेल होने के लालच पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरफिटिंग का मतलब ये होगा। नॉइसी डेटा मतलब डेटा में अनसर्टेनिटी या कुछ मतलब नॉइसी डेटा एक तरह से कि ये नॉइसी डेटा का मतलब सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो, फ़ोन पे बात करो तो आवाज़ के साथ कुछ पीछे की बैकग्राउंड आवाज़ तुम्हारे दोस्त के पास जा रही है, खट खट फट फट, मतलब कुछ नॉइसी डेटा जा रहा है उसके पास और वो उससे सीख रहा है कुछ, मतलब डिस्कस कर रहे हो इंपॉर्टेंट चीज़, वो नोट्स बना रहा है और तुम बता रहे हो, उसके साथ ये अदर कोई लड़का चिल्ला रहा है यहाँ पे कि हाँ ये वो कर दूंगा, और वो उसी चीज़ को भी, वो जो आपका दोस्त है जो आपसे पूछ के नोट्स बना रहा है वो उस चीज़ को भी छाप दे रहा है कि ये ऐसा ऐसा सब कुछ, तो वो नॉइसी डेटा हो गया। ग्रीडी नेचर होता है। ठीक है, ये डिसीजन लर्निंग क्या करती है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा रहेगा या गिनी इंडेक्स कम रहेगा उस वाले वैल्यू को चूज करेगी। ठीक है, पर ये नहीं देखेगी कि लास्ट वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं, नॉट गारंटी ऑप्टिमल ट्री। स्केलेबिलिटी इशूज़ होते हैं, लार्ज डेटाबेस के लिए ट्री वेरी लार्ज हो जाता है, बड़ा ट्री बनाना पड़ता है। मिसिंग वैल्यू हो गया। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग कंटिन्यूस वैल्यू। ठीक है, कंटिन्यूस वैल्यू हैंडल करना इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये आपका एक तरह से पूरा यूनिट ख़त्म ही हो गया। ठीक है, आपका पूरा यूनिट ख़त्म हो गया। ये ID3 एल्गोरिदम मेरी मानो तो आप लोग मत करना, यदि करना भी हो तो देख लेना, गेट सैमर्स से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये यूनिट ख़त्म होती है। तो यदि आप अभी तक बने हैं, मशीन लर्निंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट टेढ़ा सा है और टेढ़ा मशीन लर्निंग के सब कुछ है यहाँ पे मतलब, तो यदि क्या करते हैं आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।